हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमजी नरेगा, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फ्रेंड्स, ये सीएसएस का थर्ड लेक्चर है। सीएसएस दैट इज स्टैंड फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो आपका अपकमिंग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, उसमें जो क्लियरली टॉपिक मेंशन है। तो हम लोग जो है फोर्थ स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं, और जिसका जो लेक्चर नंबर थर्ड है। पहले के जो दो लेक्चर हैं उनका ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने जनधन योजना, पीजी दिशा और फिर हमने पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हम डिस्कस कर चुके हैं। और फोर्थ स्कीम जो है वो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो है एमजी नरेगा। तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी हम आपके एग्जाम के लिए अच्छी अच्छी पोस्ट करते रहते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। इनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें कुछ सजेशंस आई थी कि सर 3 या 4 या 5 जो है एक ही वीडियो के अंदर आप जो है स्कीम्स को डिस्कस करो। तो श्योरली हम उसको भी करेंगे, बट जो बड़ी स्कीमें हैं तो इनको जो है अगर हम 2 या 3 स्कीमों को एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करें तो वीडियो जो है वो 1 घंटे से भी ऊपर हो सकती है। तो मेरी जो कोशिश रहती है वो रहती है 20 to 30 मिनट के अंदर ही आपको जो है वो लेक्चर मिले। तो जो जो बड़ी स्कीमें हैं इनको डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे, हम 2 3 4 स्कीमों को जो है वो एक लेक्चर में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम आपने देख ही लिया, एमजी नरेगा इन शॉर्ट है। तो फुल नेम जो इसका वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ये जो स्कीम आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम इन शॉर्ट जो है एमआरडी के नाम से जानते हैं। और ये स्कीम सेंटर की है, तो ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बट इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टेट के थ्रू होती है, तो स्टेट के मिनिस्ट्री के अंदर भी ये आती है। बट स्टार्ट को स्कीम को जो किया है वो सेंटर ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी स्टेट के थ्रू, वो फिर स्टेट एजेंसीज होती हैं, वो भी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब ये एक स्कीम है जहाँ एक्ट है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एमजी नरेगा जो है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, और एक साइड हम देख रहे हैं कि जो स्कीम है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो चलिए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली ये क्या है कि ये एक स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके अंदर जो है जो भी एक्सपेंडिचर होता है तो वो जो है वो कौन करता है, भारत सरकार करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर करती है। बट कुछ शेयर जो है वो स्टेट्स का भी रहता है। तो वो ईच एंड एवरी पॉइंट जो है इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी एनफोर्समेंट एजेंसीज, और जो भी इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं वो सारा का सारा जो है इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें, एक बार आप इसको पूरा ज़रूर देख लें, क्योंकि तभी आपके पास कंप्लीट नॉलेज जो है वो पहुंचेगा। अदरवाइज इनकम्प्लीट नॉलेज आप तक पहुंच सकता है अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये एक स्कीम है, और ये स्कीम क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है 100 डेज का गारंटी रोजगार। 100 दिन का रोजगार जो है वो गारंटीड आपको मिलता है। हर एक को जो है वो 100 डेज का रोजगार जो है वो गारंटीड मिलेगा 1 साल के अंदर। जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है वो जो है उसके अंदर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। बट ये 100 दिन का रोजगार किसको कैसे मिलेगा वो भी हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो भी अडल्ट मेंबर होता है रूरल हाउस होल्ड का, हुज अडल्ट मेंबर्स आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, इसके अंदर जो वर्क करने के लिए कोई भी अडल्ट मेंबर जो है अगर वो विलिंग है, उसके पास सेमी स्किल है, जहाँ वो बिल्कुल ही स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, तो उसको भी जो है यहाँ पे रोजगार मिलता है। बट यहाँ पे बात आप याद रख लो कि हाउस होल्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। हर एक को जो है एक एक मेंबर को 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता, एक घर को 100 दिन का रोजगार मिलता है। वो भी हम जो है आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कि ये जो स्कीम है, जो 100 दिन का रोजगार मिलता है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने एक एक्ट बनाया। और वो एक्ट कब बना? दिस स्कीम बैक्ड बाय द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो 2005 के अंदर सरकार ने एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट का नाम था नरेगा। एमजी इसमें बाद में जोड़ा गया है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नरेगा जो है उस टाइम 2005 के अंदर इसको नरेगा के नाम से ही जाना जाता था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो एक्ट बना,
और ये ही एक्ट जो है इस सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम को एक प्रैक्टिकल शेप देता है 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब हम आगे देखते हैं कि नरेगा जो है वो कब अनेक्ट हुआ। तो जे जो नरेगा है जे एक्ट कब बना था, जे बना था 23 अगस्त 2005। 23 अगस्त 2005 में इस एक्ट को बनाया गया, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बाद में हुई। वो कब हुई? 2 फरवरी 2006। ये डेट आप याद रख लीजिए और ये नरेगा भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि एमजी जो है वो 2009 में इसके साथ जुड़ा है और पहले इसको नरेगा के नाम से ही जानते थे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि नरेगा जो है एमजी उसमें स्टार्टिंग में ही था जब बाद में जोड़ा गया, तो ये आपको पता इसके बारे में होना चाहिए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो हुई 2 फरवरी 2006 में। जो इनिशियली इसको इम्प्लीमेंट किया गया था वो 200 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इम्प्लीमेंट इसे किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि इनिशियली में 2005 में 2006 में फरवरी में जब इस स्कीम को लागू किया गया तो वो कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है किया गया था? वो था पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया। बट बाद में जो है 2008 में क्या हुआ कि इसको ऑल ओवर इंडिया में ऑल डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर कवर कर दी गई। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट पूरे कंट्री के अंदर जो कवर इसके अंदर हुई है वो 2008 में हुई है। इन 2006 में सिर्फ और सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसे लागू किया गया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये एक्ट जो है वो लीगल राइट देता है कि अगर किसी को 100 डेज का रोजगार नहीं मिलता है तो वो इसके लिए क्लेम कर सकता है, वो जुडिशरी में भी जा सकता है। तो जुडिशरी के साथ इसका क्या लेना देना है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम जो है डिस्कस करते हैं। तो ये जो लीगल राइट देता है एक हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड को यहाँ पे हम समझते हैं कि हाउस होल्ड क्या होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज ये है कि एक घर जो है यानी एक फैमिली जो है, एक हाउस होल्ड जो है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब कार्ड मिलेगा। नरेगा के अंदर क्या मिलता है? जॉब कार्ड मिलता है। जी आप याद रख लीजिए। जो जॉब कार्ड में क्या होता है कि इसी जॉब कार्ड के ऊपर जो है किसी को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और एक फैमिली के पास एक जॉब कार्ड होगा और उस जॉब कार्ड के ऊपर मान लो कि उस घर के 5 लोग हैं, 4 हैं, या 7 हैं, या इससे ज़्यादा भी हैं जो अडल्ट मेंबर हैं, जिनकी क्योंकि ये एक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ अडल्ट मेंबर की बात करता है। तो अडल्ट मेंबर अगर उस घर के 5 हैं, 6 हैं, जिनकी 18 साल से ऊपर एज हो चुकी है, तो वो इस जॉब कार्ड के ऊपर उनका नाम है। तो वो पूरे एक हाउस होल्ड को, एक घर को सिर्फ और सिर्फ 100 दिन का रोजगार मिलेगा। वो पांचों लोग मिलके भी वो 100 दिन का काम कर सकते हैं, या एक भी जो उस घर से काम कर सकता है। जो उस हाउस होल्ड की मर्जी है कि वो पांचों मिलके करें या एक करे। तो ये इसके अंदर जो है एक चीज आपको समझने की जरूरत थी कि एक इंसान को मिलता है या एक हाउस होल्ड को मिलता है। तो 100 दिन का रोजगार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक हाउस होल्ड को मिलता है। वो कितने, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसे इतना मिलता है। अब जो रोजगार उसे जो मिलेगा, जो उसे जॉब मिलेगी नरेगा के अंदर, तो वो कहाँ मिलेगी? उसके घर से, उसके घर से जो रेडियस जो उसका है वो 5 किलोमीटर। मान लो कि यहाँ पे उसका घर है इस जगह पे, तो यहाँ से इधर भी और इधर भी, तो ये इसका इस साइड जो है रेडियस हो गया, यहाँ से भी इधर रेडियस हो गया। तो इस रेडियस के अंदर ही जो है वो उसे जॉब देना है, यानी 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो है उसे जॉब देना है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो वेज रेट जो है, वेज रेट उसे जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने जो भी मंथली इसमें जो डे बाय डे मिलता है, दिन के हिसाब से मिलता है। तो जो भी पर डे जो है रेट रखा होगा तो वो उसे मिलेगा। विद इन 15 डेज ऑफ मेकिंग सच क्लेम। तो जब भी वो जे एप्लीकेशन पंचायत में फाइल करेगा कि मुझे जॉब दो, मुझे रोजगार दो, तो 15 दिन के अंदर जो है उसे जे नरेगा में जॉब मिल जाएगी। यानी नरेगा में जो काम करने के लिए उसे जॉब जो है वो मिल जाएगी। अब जे अगर 15 दिन के अंदर उसे जॉब नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा? उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी। जे भी सेक्ट के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इस स्कीम के अंदर जो है वो इसके मल्टीपल एम्स हैं। जो नरेगा जो स्कीम है जे इसके मल्टीपल एम्स हैं, वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। पहला इसका ये है सोशल एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। देखो ये स्कीम क्या प्रोवाइड करती है? सोशल और लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। किसी को भी जिंदा रहने के लिए कम से कम 3 चीज़ें तो चाहिए ही, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर उसके पास कहीं पे भी काम नहीं है, कहीं पे भी जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये नरेगा जो है उसे 100 दिन का रोजगार देके उसे जो है बेसिक नेसेसिटी उसकी जो है वो पूरी करने की
कोशिश करती है, जिसके उसे क्या मिलता है कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी उसे मिलती है। फिर आता है कि पॉवर्टी एलिवेशन भी इसका एम है। पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब हो गया कि अगर लोगों को काम मिलेगा तो गारंटीड जो है लीगली उनको काम मिलता है। हर एक हाउस होल्ड को जो है वो 100 दिन का रोजगार मिलता है। तो हर एक हाउस होल्ड जो है वो इसकी वजह से क्या होता है, पॉवर्टी से बाहर आ सकता है, उसके पास पैसा जो है वो आएगा। तो ये भी जो है इस स्कीम का एक एम है। उसके बाद इंक्रीजिंग रूरल कंजप्शंस। तो अब क्या होगा, लोगों के पास अगर पैसा होगा तो लोग चीज़ें भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो रूरल एक गांव एरिया के अंदर जो है रूरल कंजप्शन जो है जिस स्कीम बढ़ाती है, क्योंकि हर एक को रोजगार मिलेगा तो हर एक के पास पैसा आएगा, तो हर एक जो है वो डिमांड भी ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट इसका एम जो है वो ये है, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट इसका जो है वो ये आता है। अब एसेट्स क्या होते हैं कि जिस भी चीज़ की कोई मनी वैल्यू हो वो एसेट्स आता है। अब नरेगा के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे तालाब बनते हैं, कुएं बनते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए लोगों की जो ज़मीनें हैं उनके अंदर जो है उनकी प्रोटेक्शन वॉल्स बनती हैं। और इसके साथ साथ ही गांव में जो है वो ट्रैक्टर रोड वगैरह भी इस स्कीम के अंदर बनते हैं। अब जितना भी ये एसेट्स क्रिएट होते हैं, जैसे तालाब है, कुआं है, रोड है, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। और ये वैल्यू जो है ऐसा नहीं है कि 10 दिन के लिए कुआं बना, जा 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए रोड बना, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एसेट जो है वो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जिनकी वजह से लोगों को फ़ायदा होता है, रूरल डेवलपमेंट होती है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पे एफॉरेस्टेशन होती है, डिफॉरेस्टेशन को रोका जाता है। यहाँ पे फिर फ्लड्स आते हैं तो उनकी फ्लड्स को रोकने के लिए प्रोटेक्शन वॉल्स बनती हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन भी होती है। तो सोशल इंक्लूजन भी ये है। तो सोशल इंक्लूजन का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा है, ये तो पक्का है कि आपको नरेगा के अंदर जॉब जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। 100 दिन का रोजगार एक हाउस होल्ड को जो है वो लीगली मिलेगा। तो इसमें क्या आता है, जो सोशल इंक्लूजन भी लोगों को मिलता है, कम से कम लोग जो रोटी कपड़ा और मकान की खातिर जो है वो भूखे ना मरे। तो ये जो है इस स्कीम का एक टारगेट ये भी है। उसके अंदर आगे जो इसका नेक्स्ट एम जो है वो स्ट्रेंथनिंग द पंचायत राज सिस्टम। तो ये जो स्कीम है वो पंचायत राज सिस्टम को जो है और ज़्यादा मजबूत करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फ्लैगशिप रूरल डेवलपमेंट स्कीम है जे एक। तो ये जो स्कीम है जे लगभग 50 मिलियन लोगों को अडल्ट एवरी ईयर जो है सेंट्रली बजटरी एलोकेशन से इन सेंटर, अगर हम देखो तो देखो ये स्कीम जो है वो अडल्ट जो लोग हैं 18 साल से ऊपर जो है, तो लगभग कितने लोगों को पूरे देश के अंदर जो है वो जॉब देती है हर साल, लगभग 50 मिलियन लोगों को। तो 50 मिलियन का मतलब हो गया कि 5 करोड़ लोगों को जो है वो हर साल ये स्कीम जो है वो रोजगार देती है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये जो है प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 5 करोड़ जो लोग हैं उनको जो है वो रोजगार मिलता है। इसका बजट भी अगर हम देखें तो इस साल का जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी आपके लिए, तो ये इस टाइम जो है 21 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो अभी हम लोग जो है इस टाइम सितंबर के मंथ में है, तो जो 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर जो है वो चलेगा नेक्स्ट ईयर। तो इस साल का जो बजट है ना इसका, तो लगभग 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट जो है वो इस साल नरेगा का सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो इतना पैसा जो है वो पूरे देश में नरेगा के ऊपर जो है जो खर्च होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स फीचर्स ऑफ एमजी नरेगा और जे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जो है दोनों के, आपने ये दोनों में डिफरेंस तो अभी देख लिया कि है तो ये बेसिकली एक स्कीम है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, और उस एक्ट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं वो अभी हमने जो है डिस्कस किया, और कुछ जो है वो इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है कि ये जो स्कीम है ना ये एक बॉटम अप है। बॉटम अप का क्या मतलब हो गया, क्योंकि हमारे पास 3 तरीके की जो है सरकार आती है। अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद हमारी जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, जे हमने जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर भी डिस्कस किया है, और जे&के पंचायत राज एक्ट 1989 के अंदर भी इसको डिस्कस किया है। वो भी प्लेलिस्ट जो है दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगी।
तो जो बॉटम अप है, क्योंकि सबसे पहले ये स्कीम टारगेट ही जो है बॉटम अप को करती है, क्योंकि पंचायत को ये टारगेट करती है, तो पंचायत को हम डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल भी बोलते हैं, जो बॉटम अप से है, क्योंकि स्टार्टिंग से जो ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि सबसे नीचे हमारे जो है वो विलेज ही आते हैं, फिर हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट आएगी, स्टेट आएगी, फिर नेशनल लेवल पे हम चले जाएंगे। उसके बाद ये पीपल सेंटर्ड है, क्योंकि लोग चाहें तो इसमें काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके की किसी के ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको नरेगा के अंदर काम करना ही करना है, वो चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। उसके बाद डिमांड ड्राइव है। डिमांड ड्राइव का मतलब है कि हर एक को डिमांडेड वर्क इसके अंदर मिलेगा, कि वो क्लेम कर सकता है कि एक हाउस होल्ड जो है उसे 100 डेज का रोजगार दो, तो डिमांडेड उसे जो है वो रोजगार मिलेगा। सेल्फ सेलेक्टिंग है, आप अपने से काम को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके पास सेमी स्किल है या फिर बिल्कुल ही अनस्किल्ड आप हो, तो राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट जी देती है। नेक्स्ट इसका आ गया कि इस स्टेट टू हैव इट्स ओन विजन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो हर एक जो स्टेट के अपने अपने इसके ऊपर विजन्स हैं, क्योंकि जो सेंटर की चलाई हुई स्कीम है बट इम्प्लीमेंटेड जो स्टेट्स के थ्रू होती है। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो एक एग्जांपल है आपके लिए ये, तो महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे इसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम एंड डिस्टेंस। ये तो अब हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 15 दिन मिलते हैं। जो भी इसमें एमजी नरेगा के अंदर जो है वो काम लेना चाहता है तो उसे एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर उसे 15 डेज के अंदर ही जो है वो काम पंचायत को देना पड़ता है। कहाँ पे? विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर ऑफ दैट पार्टिकुलर हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड डिमांड कर रहा है वर्क के लिए, तो उसके घर के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही उसे जो है काम देना पड़ता है। अगर उससे बाहर उसे काम मिलता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह हो गए, उसको ट्रैवल करने के लिए खर्चा जो है तो वो देना पड़ेगा। उसके बाद 1/3 इसके अंदर जो बेनिफिशरी जो होते हैं, जो भी मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो उसमें 1/3 जो है वो किसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए? वुमेन की पार्टिसिपेशन इसके अंदर होनी चाहिए। बट प्रेजेंटली अगर हम देखें तो नरेगा में, एमजी नरेगा में नियर अबाउट 50% जो है वो वुमेन काम इसके अंदर कर रही है। बट इसकी जो बेसिक क्राइटेरिया इसका है तो वो 1/3 जो है होनी ही होनी चाहिए। और वर्क साइड फैसिलिटी जो है एमजी नरेगा के अंदर वो मिलनी चाहिए। तो वर्क साइड फैसिलिटीज के अंदर क्या आएगा? जैसे फैसिलिटी सच एज क्रैचेस। क्रैचेस क्या हो गया जी? वो हो गया कि मान लो कोई पेरेंट्स, माता पिता उसके काम कर रहे हैं, बट छोटे बच्चे जो है ना, तो उनको रखने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एक पार्टिकुलर जगह वहाँ पे बनी हो कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे सेफली जो है वो रख पाएँ। दूसरा जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ वहाँ पे वर्क साइट के अंदर होनी चाहिए। और फर्स्ट एड वर्क साइट के अंदर जो है वो भी फर्स्ट एड भी होना चाहिए। अगर किसी को छोटी मोटी जो है चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ पे उसे फर्स्ट एड मिल जाए, तो पीने के लिए पानी भी वहाँ पे होना चाहिए। जिस स्कीम के जो है बेसिक क्राइटेरिया है। सेल्फ टारगेटिंग के अंदर जो है नो पिक एंड चूज़ की, यहाँ पे कोई पिक एंड चूज़ नहीं होता है, क्योंकि मतलब इसको काम देना है, इसको नहीं देना है, भाई ये क्राइटेरिया ये वो इस तरीके का कुछ नहीं होता है। तो जो भी वेन एवर हु एवर डिमांड्स, जो भी कोई डिमांड करेगा, गेट द वर्क विद इन 15 डेज, तो उसे वर्क मिलेगा। बट वो उस पार्टिकुलर पंचायत का होना चाहिए, वहाँ पे उसका जॉब कार्ड होना चाहिए, वो अडल्ट वहाँ का होना चाहिए। अगर जिस चीज़ें वो फुलफिल करता है तो हर एक को जो है वो काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज़ की यहाँ पे पॉलिसी नहीं है। उसके बाद वेज रेट जो है उनको पर डे का जो मिलता है, पर डे पैसा उनको काम करने का मिलता है। तो ये तो वैरी करता है, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, बट हम जनरली अगर एवरेज की बात करें तो ये 210 जो है पर डे मिलता है, 210 रुपये हर एक दिन का मिलता है। और ये कितने 100 दिन के लिए मिलेगा, तो 210 मल्टीप्लाई वो 100 कर लो, तो नियर अबाउट जो है 20,000 का काम जो है एक हाउस होल्ड को साल का मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जो है ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, 60-40 इसकी रेशो है। 60-40 रेशो के अंदर क्या होता है कि जितना भी मटेरियल जो है वहाँ पे, जितना भी पैसा जो खर्च हो रहा है, मान लो कि 1,000 रुपया जो है एमजी नरेगा के अंदर खर्च होना है। 1,000 तो नहीं, यहाँ पे आपने देख लिया कि 60,000 प्लस करोड़ का बजट जो है वो इस साल का फाइनेंशियल ईयर का है। मान लो कि 1,000 रुपया अगर कहीं पे खर्च करना है एमजी नरेगा के ऊपर, तो उसमें से 600 जो है वो खर्च किसके ऊपर होगा? वो सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको जो दिया जाएगा, यानी उनका जो लेबर वर्क है, कुछ भी है, जो भी वो काम कर रहे हैं, तो उनको जो है वो दिया जाएगा। और बाकी जो 400 जो है जे मटेरियल के ऊपर खर्चा जाएगा 1,000 में से। तो 400 के बीच जैसे वो सीमेंट ले आए या फिर वो स्टील ले आए,
या फिर रेत बजरी जो है वो ले आए, तो जो मटेरियल कास्ट है तो वो वहाँ पे 400 यानी 1000 के हिसाब से अगर हम 60-40 देखें तो 40% पैसा जो है वो मटेरियल परचेज करने के लिए उसका ऊपर खर्च होना चाहिए, तो 60% जो है वो डायरेक्ट लोगों को जो है पर डे का मिलता है उसके ऊपर खर्च होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जिस स्कीम जो है वो ट्रांसपेरेंसी भी पूरी देती है और अकाउंटेबिलिटी भी पूरी देती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है, डायरेक्ट पेमेंट टू द बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशरीज। तो जो भी एमजी नरेगा के अंदर काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे डायरेक्ट जो है उनके बैंक अकाउंट में जो है उनकी मंथली जितना भी उनका पैसा बनता है वो 100 दिन का अगर उसने पूरा 100 दिन काम किया उस हाउस होल्ड ने तो वो पूरा पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में आएगा। फिर जो आता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पंचायत को जो है अपने ऑफिस में भी इसे लगाना होता है। और दूसरा यहीं पे भी कहीं पे भी अगर आप एमजी नरेगा के अंदर काम अगर किसी विलेज एरिया में देखोगे तो वहाँ पे एक बोर्ड जो है वो लगा दिया जाता है कि ये इतना कास्ट जो है इस काम के लिए, अगर ट्रैक्टर रोड है तो वहाँ पे लगा दिया जाता है भाई 500 मीटर रोड बनाना था, इसके लिए जो है 1 लाख रुपया था या 2 लाख रुपया था। तो पब्लिकली उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वहाँ पे एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लियर कट वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद सोशल ऑडिट और ग्राम सभा जो है इसका ऑडिट भी करती है कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है। और फिर ऑडिट बाय सीएजी यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, जिस सेंटर की स्कीम है तो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सेंटर के अकाउंट को भी ऑडिट करते हैं और स्टेट के अकाउंट को भी ऑडिट करते हैं, तो ये ऑडिट भी यहाँ पे होते हैं। फंडिंग जो है तो वो शेयर रहता है, सेंटर और स्टेट का इसके अंदर जो है वो शेयर रहता है, दोनों मिलके इसके ऊपर पैसा लगाती है। नेक्स्ट जॉब जो है नरेगा के अंदर वो कौन कौन से जॉब यहाँ पे होते हैं, ये देखो वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग, ये यहाँ पे एक जॉब मिलती है। ड्रॉट प्रूफिंग इंक्लूडिंग प्लांटेशन एंड एफॉरेस्टेशन, तो ये इसके अंदर काम होता है प्लांटेशन करना, एफॉरेस्टेशन करना। और इरिगेशन के अंदर जो है कनाल को खोदना या फिर वो छोटे छोटे जो माइक्रो एंड माइनर जो है इरिगेशन वर्क जो है उनको चलाना, कनाल की जो है मेंटेनेंस करना, या डिगिंग एंड कैरिंग जो कुएं वगैरह बनाना, तालाब वगैरह बनाना। उसके बाद फ्लड कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन वर्क जो है फ्लड कंट्रोल के लिए भी काम यहाँ पे किया जाता है। माइनर इरिगेशन के लिए हॉर्टिकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट के भी काम यहाँ पे होते हैं। और रेनोवेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, जो भी पुरानी वाटर बॉडीज़ वहाँ पे हैं, जो टैंक हैं, या फिर अगर कोई भी किसी भी तरीके का वहाँ पे पॉन्ड है तो उनको जो है वो उनकी मेंटेनेंस की जाती है। नेक्स्ट आता है लैंड डेवलपमेंट एंड रूरल कनेक्टिविटी, जो है इसके अंदर जो है जो रोड कंस्ट्रक्शन होती है और उनकी मेंटेनेंस भी होती है, जैसे ट्रैक्टर रोड वगैरह जो है, लिंक रोड जो है, जो छोटे मोटे रोड जो है इसके अंदर बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये राइट टू वर्क की बात तो करता है, तो क्या राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट है? तो इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो चलिए इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इंडिया भी इसको मानता है, यूएनओ का पार्ट है जे, एंड द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है ये जे इनकी ये रिकमेंडेशन है कि राइट टू वर्क इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वंस चॉइस एंड द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड दिस। यानी यूएनओ का जो पार्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये भी इसकी बात करता है कि स्टेट्स जो है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को वो काम जो है वो राइट टू वर्क प्रोवाइड करें। तो इंडिया जो है वो यूएनओ का भी पार्ट है। उसके बाद हमने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ख़त्म किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के भी 3 से 4 वीडियो अपलोडेड हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो 36 से लेकर जो 51 के आर्टिकल को कवर करते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 51 आर्टिकल तक जो आते हैं। तो इनमें से अगर हम देखें तो उसका जो आर्टिकल 41 है, तो 41 आर्टिकल क्या कहता है? वो ही कहता है द स्टेट शैल विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक, स्टेट के पास जितना भी पैसा है उसकी जो इकोनॉमिक लिमिट है, कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, मेक एफर्ट, मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। तो आर्टिकल 41 जो है वो ये कहता है कि स्टेट की जितना उसके पास पैसा है उसकी लिमिट के अंदर रह के लोगों को जो है वो राइट टू वर्क स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए। बट ये आपको पता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 41 जो है वो हमारे डीपीएसबी का पार्ट है और डीपीएसबी जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, दैट आर द नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 41 भी इसकी बात करता है। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर क्या जो डायरेक्ट जो हमारा राइट टू वर्क है जो आता है। तो जो 1986 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी आर्टिकल 21 के ऊपर, और वो जजमेंट थी वो थी ओल्गा तेलिस वर्सेस
बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये जो एक जजमेंट थी, ये इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू लाइवलीहुड जो है वो अंडर आर्टिकल 21 के अंदर आता है। 21 जो है वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। इसके अंदर 35 से 40 जो है वो अलग अलग जो है सब्जेक्ट आते हैं, और उनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू लाइवलीहुड जो है वो फंडामेंटल राइट है। अगर किसी को भी जो है खाने के बिना यानी रोटी कपड़ा और मकान जो है तो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, अगर किसी के पास इतना भी नहीं है तो वो काम के लिए क्लेम कर सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार जो है डिफरेंट पॉलिसीज लाती है, जैसे एमजी नरेगा देख लो आप, जहाँ इसके बाद जो है राशन वगैरह जो बीपीएल जो मिलता है, जहाँ इस तरीके के राशन जो है, तो वो इन्हीं चीज़ों को जो है राइट टू लाइवलीहुड को ही कवर करते हैं। और ये आर्टिकल 21 जो है वो इसकी बात करता है। फिर हम बात करते हैं कि नो पर्सन कैन sue द स्टेट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग हिम जॉब। कोई भी इंसान जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। मान लो कि किसी ने एमबीबीएस कर ली तो उसको वो सीधा क्लेम कर दे कि मुझे डॉक्टर बना दो, किसी ने बीटेक कर दी तो मुझे इंजीनियर बना दो, तो इस तरीके के क्लेम नहीं कर सकते हैं। बट अगर उसकी जो राइट टू लाइवलीहुड भी अगर हनन होता है तो फिर वो क्लेम जो है वो कर सकता है। तो जैसे एमजी नरेगा के अंदर 15 दिन के अंदर उसे काम मिलना चाहिए, 100 दिन का एक हाउस होल्ड को मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो वो क्लेम कर सकता है। तो जैसे एमजी नरेगा जिसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एमजी नरेगा के अंदर काम कैसे होता है। कोई भी अडल्ट मेंबर जो है ऑन बिहाफ ऑफ द हाउस होल्ड सबमिट एप्लीकेशन फॉर जॉब कार्ड इन टू द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के अंदर जो भी एक हाउस होल्ड का अडल्ट मेंबर है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेगा, और ग्राम पंचायत जो उसको रजिस्टर करेगी, और 15 डेज के अंदर ही उसे क्या करेगी, एक जॉब कार्ड इशू करेगी। जे जॉब कार्ड जो है, जॉब कार्ड होल्डर जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर जॉब टू द पंचायत और प्रोग्राम ऑफिसर। जे जब उसे जॉब कार्ड 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, फिर वो क्या करेगा, उस जॉब कार्ड के ऊपर एक और एप्लीकेशन सबमिट करेगा पंचायत में या फिर प्रोग्राम ऑफिसर को, तो मुझे काम दो, मुझे जॉब दो। तो प्रोग्राम ऑफिसर और पंचायत जो है वो पंचायत ऑफिसर जो है 15 दिन के अंदर जो उसे रोजगार देगा, उसे एम्प्लॉयमेंट देगा। तो बाकी ये पॉइंट आप खुद से पढ़ लीजिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस पीछे कर लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेमेंट कैसे होती है। जो भी नरेगा के अंदर काम करता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसलिए इन पॉइंट्स के ऊपर भी जो है फोकस किया गया है। तो नरेगा के अंदर आपको काम कैसे मिलेगा, कोई काम तो मिल गया, आपने काम भी कर लिया, बट आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। तो जिसने भी काम नरेगा के अंदर किया है, जो जॉब कार्ड होल्डर है, तो उसको काम करने के बाद जो है आगे जो उसकी है वो कौन करेगा, जिस स्टेट का काम होता है, स्टेट यानी सरकार। तो आर्टिकल हमने जो फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 जो डीपीएसपी का पार्ट है, तो ये दोनों आर्टिकल के अंदर हमने स्टेट को डिटेल में डिस्कस किया है कि स्टेट जो है वो क्या होती है। तो आप जो इनका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो स्टेट वो होती है जो भी आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत है। तो ये उसको आगे मास्टर रोल फिल करना होता है, और मास्टर रोल फिल करने के बाद उसे जो है जनरेट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑर्डर एफटीओ, जो ऑब्टेन टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड पुश एंड ई पे ऑर्डर इनटू द एमजी नरेगा सर्वर। इसको जो है वो आगे सबमिट करना होता है, जो मास्टर रोल फिल करने के बाद इसे सबमिट करना होता है एमजी नरेगा के सर्वर को, और वहाँ से जो है विच एंड्स विद क्रेडिटिंग ऑफ पेमेंट इन द बेनिफिशरीज आधार लिंक बैंक कोड। और जो बेनिफिशियरी जिसने भी काम वो किया है उसका जो बैंक अकाउंट के साथ उसका आधार जो लिंक है, तो उसके अकाउंट में वो डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। और जिस पूरा जो प्रोसेस करने के लिए कितने दिन में जो काम हो जाना चाहिए, 15 दिन के अंदर होना जाना चाहिए। तो जो डायरेक्ट पेमेंट आती है तो ये कैसे आती है, टू हैव डीप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है एमजी नरेगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसकी देख रेख करता है, वाज पुट इन प्लेस सिंस 2016 से जो है किया गया है। तो ये जो है जो फंड ट्रांसफ़र करने के लिए जो है जी इस एजेंसी का यूज़ किया जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये आप पूरा पढ़ लीजिए, इस स्लाइड को देख के वीडियो को पॉज करके। ये पूरा आपको 1960 से लेकर अब तक जो है नरेगा का पूरा बैकग्राउंड मिल जाएगा। क्या इससे पहले भी कोई ऐसी स्कीम्स थी, बट अभी अगर हम बात करें तो जो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि 18 को जो है इसको पार्लियामेंट के अंदर लाया गया 2005 में,
23 अगस्त को जो है इसको पास भी कर दिया गया और नेक्स्ट 2 फरवरी को जो है इसे लागू भी कर दिया गया और 2008 में जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसे कवर कर दिया गया। और 2 अक्टूबर 2009 से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा के साथ जो है महात्मा गांधी का नाम भी जोड़ दिया गया। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड को पूरा पढ़ लीजिए। अगर यहाँ से भी कोई मुश्किल लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये था फ्रेंड पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।